ये रहा क्लास 12th इंग्लिश का कॉपी और ये रहा वायरल पेपर जो यूपी बोर्ड ने खुद इसको जारी किया है और इससे तैयार करके आप 100 में से 95 नंबर भी ला सकते हैं। और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर 24 फरवरी अंग्रेजी का है तो ये वायरल पेपर जो है आप तैयार कर लीजिए, 100% बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। और वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को बस अंत तक देखना है। आज क्लास 10 का संस्कृत का पेपर था और जो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर संस्कृत का जारी किया था ना क्लास 10 का, उसी में से 7-8 क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे। तो ये जो मॉडल पेपर है इस वीडियो में हम आपको सोल्यूशन करेंगे और इसको कॉपी पे कैसे लिखना है बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा जो यूट्यूब पर अभी तक कोई नहीं बताएगा। मेरा आइडिया, मैंने भी इंग्लिश में मतलब कि 94 नंबर लाया हूं इंग्लिश में। और आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त धांसू है। अगर आप 24 मतलब कि फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत। तो इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखना है। एक छोटा सा मैं मोटिवेशन थॉट सुनाता हूं, प्यार से समझिएगा कि कोई मतलब कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो पूरा जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर लेकर, यहां से चले हैं यूपी बोर्ड का एक मॉडल पेपर लेकर, अभी तो 24 फरवरी को पूरा ओरिजिनल पेपर बाकी है। वीडियो कैसी लगी पूरा देखिए, समझिए कैसे इंग्लिश में टॉप करना है। एक एक चीज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेस्ट तरीका से समझाएंगे। चलिए ध्यान से दीजिए, अब आपके लिए रेडी हो गया है पूरा क्वेश्चन पेपर सेट के साथ। चलिए ध्यान से देखिए, ये लिखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022-23, ठीक है ना। तो ये 22 में भी यही यूपी बोर्ड जारी किया था और 23 में भी जारी कर दिया है। किसी को पढ़िए, इसमें से इस बार हम क्वेश्चन देंगे तो आप लोग जरूर पढ़कर जाइए, गलती मत कीजिए, इसको छोड़ना नहीं है। इसमें पूरे सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, वो भी कॉपी पर, ठीक है ना। अब चलिए क्लास 12 लिखा है, यहां पे देखिए 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट सेम आएगा, ऐसा ही पेपर आएगा। और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर का, ठीक है ना, आपको डाउट नहीं है कहीं भी। अब बहुत सारे बच्चे जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दिया होता है नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती आप लोग हरगिज मत कीजिए। किसी भी पेपर में आप निर्देश जरूर पढ़िए, इससे क्या फायदा है अब भी जानकारी मिलेगा। देखिए पहला है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इसको अच्छे से आप पढ़िए कि कौन से क्वेश्चन में त्रुटि कहीं तो नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कौन से खंड को करना है, कौन से खंड को नहीं करना है, सारी चीज इसमें मतलब की बातें किया जाएगा। देखिए दूसरा है, कह रहा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, एक भी छोड़ना नहीं है। आपको मालूम चल गया ना, एक भी छोड़ेंगे तो नंबर पक्का कटेगा, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए सभी प्रश्न करना है। दूसरा नंबर, तीसरा देखिए मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। क्लियर हो गया ना। अब हमारा पेपर जो है स्टार्ट होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको अच्छे से समझाएंगे। देखिए सेक्शन ए जो है रीडिंग से आता है क्वेश्चन, ये 15 नंबर का, कितने नंबर का, 15 नंबर का आएगा। रीडिंग में मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ करके इसका आंसर देना होता है। चलिए लिखा है पहला क्वेश्चन, इसमें ध्यान से देखिए कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए और तब जाके उसमें क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए सही सही, ठीक है ना। अब चलिए हम इस जो पैसेज है इसको पढ़ेंगे, इसका अर्थ भी समझा देते हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है सभी बताएंगे, ट्रिक से भी आप लिख लेंगे अगर आपको अर्थ नहीं समझ में आता है तो, ठीक है ना। इस पैसेज को पहले ध्यान से एक बार पूरा पढ़िएगा, जब पेपर में आप बैठिएगा पूरे पैसेज को एक बार बस पढ़ लीजिए। इसके बाद तुरंत क्वेश्चन को पढ़िए कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है और कहां से इसका आंसर ढूंढना है। चलिए पहले मैं इस पैसेज को पढ़ रहा हूं, ध्यान समझिए। लिखा है कि मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। कह रहा है कि मनुष्य समाज में रहने वाला एक मिलनसार प्राणी है। हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। कह रहा है इसमें देखिए उसके पड़ोसी वे लोग हैं, उसके पड़ोसी वे लोग हैं जो उसके आसपास घर के बगल में रहते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रोक्सीमिटी एंड द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के बाद क्या है, प्रेस्योर ऑफ सोसाइटी, दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन द आवर लिव्स। इसमें कह रहा है ध्यान से उनकी निकटता, बिकॉज ऑफ दियर क्लोज प्रोक्सिमिटी मतलब होता है उनकी निकटता और समाज की निरंतर दबाव के कारण वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दियर सिग्निफिकेंस वाज recognized by Jesus Christian more than 2000 years ago when in one of the 10
कमांडमेंट्स ही सेड। इसके बाद कह रहा है कि उनके महत्व को यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पहचाना था, 2000 पहले पहचाना था। अब देखिए लव दे नेवर एज दो लव गॉड, कह रहा है कि मतलब कि 2000 पहले पहचाना था जब 10 आज्ञाओं में से एक में उन्होंने कहा था कि अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करो जैसे तुम भगवान से प्रेम करते हो। ठीक है ना, यहां तक समझ लीजिए। ईट सब्सक्राइबर्स टू बी टू द व्यूज दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग, कह रहा है इसमें देखिए अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करो जैसे कि तुम भगवान से प्रेम करते हो। यह इस विचार का समर्थन करता है कि ईश्वर सभी मनुष्यों में मौजूद है। सभी मनुष्यों में क्या है, मतलब कि मौजूद है, ह्यूमन बीइंग में मतलब मनुष्यों में मौजूद है। बाय लविंग आवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से भी उतना ही प्रेम करो। वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस बट वुड आल्सो कम क्लोज टू गॉड, कह रहे कि अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्रेम करो जितना कि आप भगवान पर विश्वास करके भगवान से प्रेम करते हो। ठीक है ना, इसके बाद देखिए यहां से जस्ट एज लव begets टू सिमिलरली इफ वी शो लव एंड compassion to our neighbors they are bound to reciprocate। देखिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो अब समझाते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाएंगे। ठीक है, दिस रिलेशनशिप कैन ब्रिंग अबाउट इमिनेंस जॉय एंड हैप्पीनेस इन आवर लिव्स फॉर दे आर ऑलवेज, इसके बाद एट हैंड टू हेल्प अस इन आवर ऑफ नीड। अब इसके बाद फुल स्टॉप है। इसके बाद इन टूडेज हाईली मोबाइल एंड कॉम्पिटिटिव सोसाइटी और फ्रेंड्स आर रिलेटिविटीज आर रेयरली अवेलेबल नियर आवर प्लेस ऑफ, यहाँ पे रेसिडेंट्स आर अराउंड अस व्हेन नीड देम द मोस्ट। इसके बाद इट इज इन दीज ट्राइंग टाइम्स दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएटली। इसके बाद नेवर कम्स एज ए बोन टू अस। इसके बाद क्या लिखा है इसमें, इट इज देयरफॉर ए paramount important that we have good and friendly relations with our neighbors। जैसे इसको अच्छे से पढ़ा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि why is man called a gregarious animal, यानी कि मनुष्यों को मिलनसार जानवर पशु क्यों कहा गया है, तो इसी में इसका आंसर है कि man is gregarious animal living in society his neighbors। कह रहा है देखिए मनुष्य को मिलनसार जानवर इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अपने पड़ोसियों में रहते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ जो अगल बगल के लोग हैं उनके साथ मिलकर के अच्छा व्यवहार के साथ रहते हैं, उन्हीं उसीलिए मिलनसार कहा गया। चलिए इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन का हम बारीकी से और समझाएंगे, समझने की कोशिश बस करना है, अच्छे से पढ़कर जाइएगा, छाप करके आना है। ठीक है ना, हमारा ये दावा है, आप अच्छे से लिख कर आएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए यहां से। सबसे पहले तो कॉपी आपको ऐसी मिल ही रही है, देख रहे हैं ना, डेली आपको मिल रही है ऐसी कॉपी। तो कैसे लिखते हैं आप लोग को आइडिया तो होना चाहिए। इंग्लिश में बहुत बच्चे को कॉपी में आंसर क्वेश्चन भी डालने नहीं आता है, या बहुत बच्चे को क्वेश्चन डालने का आंसर डालने का तरीका मालूम नहीं है। तो तरीका समझिए, देखिए कितना भी आपको याद है बहुत सारे सब्जेक्ट और लिखने का आइडिया मालूम नहीं, क्वेश्चन आंसर डालने का तरीका ही नहीं मालूम है तो भी नंबर कटता है। तो समझिए राइटिंग भी छापने का तरीका मालूम होना चाहिए। चलिए सेक्शन ए कर रहे हैं रीडिंग से। सबसे पहले आप कॉपी पेपर उठाएंगे तो आप लोगों को सेक्शन ए डालेंगे, सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग डालेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर इस तरीके से बस करके शॉर्ट में 1 नंबर कर रहे हैं तो 1 कॉमा लगा के ANS डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ANS, इसका मतलब पहला का आंसर लिख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला इसमें 1 2 3 यानी कि ABC के रूप में दिया है, इधर भी है, यहाँ पे DE, इतने क्वेश्चन से इसका आंसर अभी समझा करके बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ओके चलिए पहला नंबर क्वेश्चन इसमें है कि व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगरियस एनिमल, मनुष्य को मिलनसार जानवर क्यों कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ANS यहाँ पे डाल के ए नंबर डाल दीजिएगा। देखिए मैन इज ग्रेगरियस एनिमल कॉल्ड बिकॉज ही इज लिविंग इन अ सोसाइटी एंड रिलेट विद नेबर्स। देखिए मनुष्य को मिलनसार जानवर इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अपने समाज में रहते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ मिल करके रहते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आगे हम चलेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा है व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ। इसमें कह रहा है इसका आंसर बताना है। इसका मतलब कह रहा है कि हमारे पड़ोसी
हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यही क्वेश्चन कर रहा है इसमें 2 नंबर। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे, समझिए, एक एक क्वेश्चन समझ लीजिए, छाप के आना है। आंसर नंबर बी, आवर नेबर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ, यानी कि हमारे पड़ोसी है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे आर वेरी क्लोजर एंड हेल्प इन आवर नीड्स, वे हमारे पास में पहले होते हैं, यानी हमारे करीब होते हैं घर के, और वे हमारे जरूरतमंद, जब जरूरत पड़ता है तो हमारी और जरूरतों में सहायता भी करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 नंबर कि हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। कह रहा है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करना किस प्रकार के परमेश्वर से प्रेम करने के बराबर है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे समझाते हैं 3 नंबर यानी कि सी नंबर का, समझिए कि लविंग आवर नेबर्स इज इक्वल टू लविंग गॉड बिकॉज वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, यानी कि अपने पड़ोसी से प्यार करना भगवान से प्यार करने के बराबर है, क्योंकि केवल भगवान से के करीब आना चाहिए था शांति और खुशी के लिए, ठीक है ना। इतने चीजें क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन क्या लिखा है डी नंबर, ध्यान समझिए कि व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विथ आवर नेबर्स। कह रहा है कि अपने पड़ोसियों के साथ यानी कि अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना क्यों अच्छा है। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे है ना, यहाँ पे 4 नंबर का ध्यान से देखिए कि इट इज, देखिए 4 नंबर आंसर ऐसे डी लिख लीजिएगा, इट इज गॉड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विथ आवर नेबर्स बिकॉज दे हेल्प इन आवर नीड्स। कह रहा है इसमें समझिएगा कि अपने पड़ोसी जो हैं, अपने पड़ोसी यानी कि हमारे पड़ोसी के साथ दोस्ताना यानी दोस्ताना संबंध रखना भगवान है, क्योंकि वे हमारी जरूरतों में मदद करते हैं। समझ में आया ना। चलिए आगे क्वेश्चन दिया इसमें कि विच, ई नंबर पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब होता है करीबी या पास में, तो ठीक है ना। कह रहा है कि जो पैसेज दिया है इस पैसेज में आप बताइए कि क्लोजनेस का मतलब करीबी का शब्द का मतलब कौन सा ऐसा वर्ड दिया है। तो प्रोक्सीमिटी दिया है ना यहाँ पे, प्रोक्सीमिटी का मतलब भी नजदीकी होता है, पास में होता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए ई नंबर का फर्स्ट नंबर प्रोक्सीमिटी लिख देंगे। समझ में आया ना, यही चीज समझ लेंगे तो वहां पे बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन पैसेज में जो आया है वही लिखेंगे। विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ ऑफ्टेन। ऑफ्टेन का मतलब कि विलोम शब्द कौन सा इस पैसेज में दिया है। तो ऑफ्टेन मतलब होता है प्रायः, और रेयरली मतलब होता है कभी कभार। कभी कभार देखिए रेयरली यहाँ पे दिया है ना, इसका मतलब होता है कभी कभार। यहाँ पे है देखिए, इसका मैं क्वेश्चन क्या पूछा था, पूछा है ना कि ऑफ्टेन मतलब प्रायः का विपरीत बताइए, तो कभी कभार। अब तीसरा, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड, एट हैंड मीन्स इन द पैसेज। इस पैसेज में जो एट हैंड आया है इसका मतलब क्या है, तो अवेलेबल है, अवेलेबल। चलिए यहाँ पे देखिए एट हैंड लिखा है कहीं, यही हम पढ़े थे एट हैंड, इसका मतलब कि अवेलेबल, ठीक है ना। यहाँ पे जो दिया है तीसरा नंबर अवेलेबल लिख देंगे, बस समझ में आया ना। पैसेज को आप छाप दीजिएगा, आएगा तो ये वाला एकदम छाप के आइएगा। चलिए अब हम अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे इस प्यारे सी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक तो बनता है, चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, हिंदी तो खत्म हो चुकी है, इंग्लिश के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितने भी मैथ्स वगैरह हैं सबकी वीडियो जबरदस्ती मिलेगी यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। चलिए सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी जो है आपका राइटिंग से आएगा, वो वाला सेक्शन जो था वो आपका रीडिंग से था। तो ये वाला जो है आप सेक्शन बी में राइटिंग से, इसका मतलब इसमें आपको लिखना है, रीडिंग का मतलब पढ़ करके जवाब देना था, राइटिंग मतलब लिखना है। चलिए इसमें 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का है क्वेश्चन। कह रहा है कि देखिए नीचे हम 3 टॉपिक दिए हैं, इस 3 टॉपिक में से आप किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखिए। वो आर्टिकल लिखना है तो वो शब्द का सीमा भी है कि 100 शब्द से कम नहीं लिखेंगे और 150 से अधिक भी नहीं लिखेंगे, यानी कि 100 से लेकर के 150 के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 टॉपिक दिया है। इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, देखिए भारत का जो धरती है ये सौंदर्य की प्रकृति है, ठीक है ना, सौंदर्यों का प्रतीक से भरा हुआ है, इस पर लिख सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, इस पर भी लिख सकते हैं। या यहाँ पे माई प्लान्स फॉर फ्यूचर,
माई प्लान्स फॉर फ्यूचर पर भी आप लिख सकते हैं, यानी कि भविष्य के लिए मेरी योजनाएं पर। तो इस वीडियो में मैं एक पर बता देता हूं, किस चीज पे, तो प्लान पर। आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग को भी प्लान होगा कि मैं इस 12वीं पास के बाद क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, कहां पे जॉब लेना है, किस साइड में जाना है, तो आपको प्लान होगा। तो सबका प्लान होता है। इसी तरीके से पूछा है कि माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, यानी कि मेरे भविष्य के लिए मेरी योजना क्या है, इस पर आप लिखिए आर्टिकल। चलिए इसी पर मैं बताता हूं। सबसे पहले कॉपी में आपको सेक्शन वाइज डालना है। चलिए सेक्शन समझाते हैं, चीजें समझते चलिए। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जाता है, हार्डवर्क। तो आप लोग का यही चीज बनता है कि छोटा सा काम, जो बच्चे लाइक नहीं, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली वीडियो मिले। और दूसरा का नाम कि इसको आप पूरा देखिए, ठीक है ना, बस इतना ही काम है। चलिए सेक्शन बी और राइटिंग लिखेंगे इस तरीके से। चीजें समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद आंसर सी। सी क्यों लिखे हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। माई प्लान्स फॉर फ्यूचर इसी पर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसी को लिखेंगे। देखिए माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, इस टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हैं, तो इस टॉपिक को ऊपर लिखिएगा जरूर कि किस टॉपिक पे लिखे हैं, तब जाके शुरुआत कीजिएगा। चलिए समझाते हैं, बहुत ही अच्छे समझिएगा, ठीक है। लिखा कि एवरीवन विशेस टू सक्सीड इन लाइफ, कह रहा है कि हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है। आप भी चाहते हैं कि हम परीक्षा में फेल ना हो, आप भी चाहते हैं हम किसी भी चीज में सफल हो। तो हर एक कोई, हर एक लोग जो प्राणी है इस धरती पर, तो हर एक प्राणी की इच्छा है कि हम अपने जीवन में सफल हों। फॉर दैट का मतलब उसके लिए, वन मस्ट हैव ए डेफिनेट गोल, ए फ्यूचर प्लान, उसके लिए अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित का योजना होना चाहिए। आई हैव ए फ्यूचर प्लान, यानी कि मेरे भी योजना है अपने भविष्य के लिए कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, कि आई चेरिस्ड ए डिजाइन टू बी ए डॉक्टर, यानी कि मेरी भी एक बचपन से ही योजना है कि मैं बचपन से ही मेरे मन में योजना है कि मैं भी एक डॉक्टर बनूंगा, मेरी इच्छा है। मेनी पीपुल इन आवर कंट्री डाई यर्स फॉर वांट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी कह रहा है कि हमारे देश में कई लोग उचित इलाज के अभाव में वर्षों मर जाते हैं, मतलब साल 2 साल उस रोग से ग्रसित रहते हैं, इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मेरी भी बचपन से योजना है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, अपने देश के लोगों को सेवा करूंगा। यहाँ पे देखिए पुअर पीपुल ऑफ द विलेज, क्या कह रहा है इसमें कि पुअर पीपुल ऑफ द विलेज, इसके बाद है कि सफर मोस्ट सेइंग ऑल दिस आई हैव डिसाइड टू बी ए डॉक्टर, इसका मतलब कह रहा है सबसे ज्यादा परेशानी गांव के गरीब लोगों को होती है, इन सबको देखते हुए मैंने डॉक्टर बनने का फैसला किया है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे चलेंगे, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दिस, मैं इसकी तैयारी स्वयं करूंगा अपने बल पे, ठीक है ना। फ्रॉम क्लास 11, मतलब कि जब मैं क्लास 11th में था, I have been study in the science group with biology, और मैंने जब 11th में एडमिशन लिया था तभी से मैंने बायोलॉजी ट्रेड में, बायोलॉजी वर्ग से मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था, बायोलॉजी वर्ग से। I am trying hard to improve my result so that I can get a chance in medical college, मैं अपना शुरू से हार्ड वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम करके, कठिन पढ़ाई करके अपना रिजल्ट को सुधारने के लिए, साइंस में, यानी कि साइंस में अपना रिजल्ट को सुधारने के लिए, अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत हार्ड वर्क किया, ताकि मैं किसी भी एक मेडिकल कॉलेज में मतलब कि भाग ले सकूं, उसमें जाकर के तैयारी करूं और वहां पे मैं डॉक्टर बन सकूं। देखिए आफ्टर पासिंग MBBS, मतलब एमबीबीएस पास करने के बाद आई विल ट्राई टू ट्रीट पुअर पीपुल, एमबीबीएस पास जैसे ही करूंगा तो पास करने के बाद मैं सबसे पहले गरीब लोगों की ट्रीटमेंट करूंगा, यानी कि इलाज करूंगा, विदाउट एनी फीस, यानी बिना किसी रुपए पैसे के, फ्री में। अब देखिए इन दिस वे, इसी तरह से आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री में, इसी तरीके से मैं पूरे देशवासियों को, पूरे अपने देश के लोगों की सेवा करूंगा। आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, दैट माई पेरेंट्स, कि मेरे माता पिता, विल सपोर्ट मी, कि मेरे माता पिता मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे इस कार्य के लिए, ठीक है ना। तो इतना बस लिखना है आर्टिकल, ज्यादा भी नहीं लिखना है। कितना लिखेंगे, 100 शब्द से लेकर 150 वर्ड में, अच्छे से लिखिएगा, लेकिन साफ साफ थोड़ा स्पेस देकर लिखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं, अच्छे से लिखिएगा, 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा, किसी का बेहद नहीं रोकने का। अब चलेंगे आगे,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्या लिखा है इसमें सेक्शन बी में ही है थर्ड नंबर कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल, देखिए डिस्पोजेबल वेयर्स, इस पर आपको एडिटर पर आपको लेटर लिखना है, या नीचे भी दिया है, थोड़ा सा मैं चीज समझा देता हूं, आर में दिया है तो ये भी कर सकते हैं, केवल एक ही करना है। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। तो जिस भी चीज पर आप लिखने का तैयार करके आए हैं लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले पर ही यानी एडिटर वाला पर आपको लेटर बताता हूं, कैसे लिखिएगा, तरीका समझ लेंगे ना तो आप छाप कर आएंगे, ठीक है। इसको पहले समझा देता हूं कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल अवेयर। यहां पे इसका मतलब हुआ कि डिस्पोजेबल यानी जीवल सामानों के बढ़ती उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखिए, ठीक है ना। इस पर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको अच्छी सी जानकारी होना चाहिए कि किसी भी चीज पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो सबसे पहले मेन चीज क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लेकर आते हैं कॉपी पे, कॉपी पर ही समझाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। यहाँ पे डाल दिए हैं, थोड़ा सा इधर कर दिए हैं, दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, समझा देंगे बहुत बेस्ट तरीके से, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए बस, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही लिखना है छाप करके, और तब नीचे से हेडिंग बस लगा देना है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन हो जाए तब स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। देखिए आप लोग के पास मतलब 24 फरवरी को इंग्लिश का है, इसके बाद ही आप लोग का 27 का मैथ या बायोलॉजी से, बायोलॉजी का 1 मार्च को आपका कौन चीज का है, तो फिजिक्स का, 4 को केमिस्ट्री है। तो इसी समय में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस चैनल पर बहुत अच्छी वीडियो मिलेंगी, आप लोग डेली विजिट कीजिए इस चैनल पे, आपको डेली मिलेगा। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 का, आपको कैसे लिखना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिटर पर बता रहे हैं ना, चलिए सबसे पहले आप लोग लिखने का तरीका समझिए। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है कोने में, दाहिनी साइड लिख दीजिए कोने में, मतलब कि एड्रेस लिखेंगे ना कि रॉयल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी, यहाँ पे कुछ अलग भी नाम दे सकते हैं रॉयल की जगह पे, ठीक है ना। तो रॉयल सोसाइटी लखनऊ, ठीक है ना, रॉयल सोसाइटी लखनऊ के लिए मैं ये एड्रेस भेज रहा हूं, दिसंबर 17 2022। आप एग्जाम जिस दिन देंगे उस दिन का भी यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है, अच्छे से लिख दीजिएगा, इतना चीजें समझ लेंगे ना। रॉयल सोसाइटी लखनऊ दिसंबर 17 2022, क्लियर। अब तो मेन स्टार्ट यहां से होता है, क्या है इसमें देखिए, इसका मतलब कि द एडिटर, इसका मतलब होता है संपादक, आई टाइम्स लखनऊ, आई का मतलब यहाँ पे मैं नोटिस कराने के लिए लिखा हूं शॉर्ट में इंडिया है, आई मतलब भारत में आप पत्र लिख रहे हैं तो इंडिया है, आई से डिनोट किए हैं कि इंडिया टाइम्स लखनऊ। इसका मतलब कि ये जो है द एडिटर यानी संपादक के लिए ये मतलब भारत टाइम्स लखनऊ को ये पत्र राष्ट्रीय पत्र से मैं भेज रहा हूं, ठीक है, इतना चीजें क्लियर। अब किसी भी चीज को आप जब आर्टिकल यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट जरूर डालिएगा, किस विषय पे या आप लेटर लिखे हैं, किस विषय पे लिखे हैं, किस चीज के लिए लिखे हैं, तब सुनवाई होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सब्जेक्ट डालेंगे और आपको यही चीज डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, यही रहेगा आपका सब्जेक्ट, लिख लेंगे ना, आराम से लिखिएगा, ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लू से नहीं, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्पोजेबल माल का बढ़ता उपयोग, इसी पर हम आपको लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां से स्टार्ट होता है कि मैडम, या मैडम को ये पत्र दे रहे हैं या सर को दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई लिख सकते हैं, मैडम भी लिख सकते हैं या सर भी लिख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है, कोई चीज लिख सकते हैं, लेकिन मैडम लिखिए या सर लिखिए कोई, तो मैडम पे बनाया हूं। चलिए कि द ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेस्ट इज ए कंसर्न टू सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है, यानी कि मैडम को मैं ये पत्र दे रहा हूं कि डिस्पोजेबल कचरे का बढ़ावा यानी कि बढ़ता उपयोग समाज और पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। सिंगल यूज इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट दैट इज नॉट रिसाइकल, इसका मतलब क्या कह रहा है कि एकल उपयोग से
पुनर्चकित नहीं होने वाले कचरे की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा इंक्रीज्ड यूज ऑफ प्लास्टिक वर्सनेस ऑफ द कंडीशन, कह रहा है कि बढ़ती समस्या की जरूरत प्लास्टिक के इस्तेमाल में दिक्कत, यानी दिक्कत से स्थिति और बिगड़ती जा रही है। ठीक है ना, यहां पे चलिए, द प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू ए लैक ऑफ मैनेजमेंट विच नीड्स टू बी करेक्टेड इमीडिएटली, कह रहा है इसमें कि जिसे तुरंत ठीक किया जाता है, अन्यथा स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और आशा बढ़ती जाएगी कि यह पत्र में, ठीक है ना, कि मतलब कि इसको कैसे सुधार किया जाए, इल्स द हेल्थ प्रॉब्लम्स विल इंक्रीजेस, मतलब कि स्वास्थ्य में थोड़ा थोड़ा सुधार होगा, समस्या से निजात पाएंगे, विच माइट टर्न लेथल इन फ्यूचर, यानी कि अन्यथा हमारे भविष्य में ऐसी कोई चीजें ना उत्पन्न हो। ठीक है, होप दिस लेटर, मुझे उम्मीद है कि इस पत्र से ब्रिंग लाइट टू बी द टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पे मैंने लिखा है, इस टॉपिक को हाईलाइट करके आप इसको क्या करेंगे, इस पर जांच करेंगे एंड हेल्प इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस इशू बाय द गवर्नमेंट, और सरकार से इसके विषय में इसकी सहायता के बारे में बात करेंगे, हम लोगों से रोगों के इलाज के बारे में निजात दिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और तब से यहाँ लिखेंगे योर ट्रूली, आपका सत्यवादी, आपका भवदीय, यहाँ पे आप लोग नाम मत लिखिएगा पेपर में, XYZ इंग्लिश में दे दीजिएगा, काम कंप्लीट। तो ऐसे ही छापना है, क्या छापना है आपको बता दिया ना, क्या छापना है, तो आप लोगों को लेटर छापना है, और ये कंप्लेंट लेटर कहलाता है। एक होता है कंप्लेंट लेटर, एक होता है, मतलब तीन प्रकार के लेटर्स होते हैं, एडिटर पर भी होता है, कंप्लेंट पर भी होता है, तो ये एडिटर पर था, सॉरी एडिटर बताना था, मैं यहाँ पे कंप्लेंट बोल दिया, तो ये एडिटर पर था। चीजें समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। चलेंगे आगे क्वेश्चन, यहां से ग्रामर सेक्शन स्टार्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 25 नंबर की अब जबरदस्त तैयारी इस ग्रामर से। चलिए, लिखा है ना सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों में से आपको मतलब कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है ना, पहला है कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, किसी देश में अगर सरकार की अनुपस्थिति हो तो वहां पर क्या कहा जाता है। मान लीजिए कि हमारे भारत देश में सरकार है, किसी अन्य देश में जहां पर सरकार ही नहीं है, सब लोग अपने मनमानी से चलते हैं, वहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो वहां पर क्या कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, जिस देश में सरकार ही नहीं हो उस देश में क्या कहा जाता है, उस देश को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोनर्ची दिया है, एनर्जी दिया है, पार्टर्ची दिया है, मैटर्ची दिया है, तो इसका सही जवाब होगा एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे को मालूम है, यानी कि इसी को बोलते हैं क्या, अराजकता बोलते हैं, अराजकता हिंदी में होता है, एनर्जी होता है इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब इसको कॉपी पे लिखना भी सिखा देते हैं, थोड़ा सा अभी वेट कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस का बहुविकल्पी लगा लेते हैं और तब जाके इसको छापना सिखाते हैं सेक्शन में। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं, चलिए फटाफट से। इसमें अब आगे क्वेश्चन देखेंगे 4 का बी नंबर, देखिए द फ्रेज, यहाँ फ्रेज वर्ड दिया है, इंचिंग टुवर्ड्स मींस, इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, तीसरा हो जाएगा टू मूव स्लो इन अ डायरेक्शन, किसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है ना, इंचिंग वर्ड का मतलब होता है, फ्रेजेज वर्ड दिया है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा था सिनोनिम ऑफ मैर्ग्रे, इस मैर्ग्रे का सिनोनिम क्या होगा, तो स्कैंटी होता है, क्या होता है, स्कैंटी। ठीक है ना, अच्छे से तैयार कीजिए, ग्रामर क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे डी नंबर, वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी, कह रहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस ऊपर दिए गए सेंटेंस में कौन सा ऐसा शब्द है जो एरर है, यानी कि सूड वाला गलती हो गया, या डू वाला गलती हो गया, या हिज गलती है, या ड्यूटी गलती है। तो किसी भी चीज में देखिए, इसमें प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे, वन शुड डू हिज ड्यूटी, जब भी वन आ जाए पहले, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट के रूप में दे दिया हिज, यहाँ पे यह चेंज हो जाता है, वंस लग जाता है, क्या लगता है, वंस, पोस्ट्रॉफी वाला, ये चीजें। तो हिज गलती दिया है, तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है हिज ही गलती है, समझ में आए ना। यहाँ पे तीसरा है द एंटोनिम ऑफ बैरन, बैरन का एंटोनिम बताइए, विलोम शब्द, यहाँ पे होता है बंजर, यहाँ पे इसका फर्टाइल होता है उपजाऊ।
ठीक है ना, तैयार है ना। चलिए आगे इसको थोड़ा लिखना सिखा देते हैं, तब से हम टॉपिक पर लेकर चलते हैं। ठीक है, सेक्शन सी ग्रामर, सेक्शन सी इस तरीके से लिखिएगा ग्रामर, ठीक है ना। चीजें समझिए, बहुत कीमती है, आप लोग के लिए समय बहुत कम है। सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। यहाँ पे जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, 4 के ए बी सी डी ई, ये चारों 5 डाल देंगे। पहला में क्या था, एनर्जी था, तो यहाँ पे एनर्जी लिख लिए। इसके बाद 4 का बी है टू मूव स्लो इन डायरेक्शन, टू मूव स्लो इन डायरेक्शन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी डाल सकते हैं, 4 का बी का ऑप्शन नंबर डाल देंगे तो भी अच्छा है, नहीं तो नहीं डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर तो है ना इस पे। इसमें आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना सी नंबर का स्कैंटी, तो यहाँ पे स्कैंटी लिख लेंगे। यहाँ पे हिज गलती था तो यहाँ पे हिज लिख लिए 4 का डी में। 4 का ई में देखिए फर्टाइल, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, तो यहाँ पे फर्टाइल लिख लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर ए लिखा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्टेड स्पीच। कह रहा है ये जो दिया है 2 सेंटेंस, ये डायरेक्ट में दिया, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, लेकिन किसी एक को ही करना है, 2 नंबर मिलेगा। चलिए, आई सेड, मैं कहा, डोंट वेस्ट यूर टाइम, मत अपना समय बर्बाद मत करो। तो ये जो है आपको इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ से डोंट वेस्ट योर टाइम, तो इसको देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें पहले डोंट वेस्ट योर टाइम, तो सबसे पहले आई सेड को चेंज करेंगे किस चीज में, एडवाइस में। आई एडवाइस चेंज कर लेंगे। चलिए इसको बनाकर दिखा देते हैं, 2 क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे, यहाँ पे समझिए, देखिए बना दिए हैं इसको। 5 के 1 नंबर, आई एडवाइस हिम, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे हिम अपने से लगा लेंगे, सब्जेक्ट के रूप में नहीं दिया है कुछ, तो आई एडवाइस हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ये जो योर है ये हिज में बदल जाएगा और टाइम जैसे वैसे रहेगा, समझ में आए ना। कि आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। आगे दूसरा दिया इसमें, माय टीचर सेड टू मी यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। एसरेटिव सेंटेंस, इसमें कनेक्टर भी जोड़ना है। इसमें देखिए माय टीचर सेड टू मी, टू हिम, चलिए इसको बना देते हैं। देखिए माय टीचर टोल्ड, टोल्ड में सेड किस बदल जाएगा, टोल्ड में। हिम जो है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हिम, तो हिम लिख लेंगे। इसके बाद कनेक्टर दैट जोड़ लेंगे, ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ठीक है ना। ऐसे ही बना लेंगे, आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे। आगे चलेंगे, यहाँ पे 5 का बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्टेड। इसको 2 चीज दिया, इसमें से किसी को जोड़ना है। आई कैन गिव यू एड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, यानी कि मिश्रित कर देना है, इस एक में मतलब कि जोड़ देना है। बस इसमें क्या करना है, आई कैन गिव यू एड्रेस, यहाँ पे जो है इसको कनेक्टर के रूप में जोड़ देते हैं। बस यहाँ पे देखिए लिखेंगे आई कैन गिव यू एड्रेस विच, क्या जोड़ देंगे, विच। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच माई मदर गिफ्ट इन इट टू मी, वही लिख देंगे, माई मदर गिफ्टेड टू इट टू मी। समझ में आया ना, इतना लिख लेंगे। इसके बाद देखिए लिखा है इसमें 2 दिया है, डू इट लव इट, तो इसको भी कर सकते हैं। देखिए उसमें से किसी को करना था, सी नंबर में भी करना है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, इसमें से भी किसी एक को ही करना है, किसी एक को ही करना है, ठीक है ना। चलिए पहला है आई कैन डू इट, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में पहले से है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, इट कैन बी डन बाय मी। क्या लिखेंगे कि इट कैन बी डन बाय मी, ये वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसमें 2 दिया है, किसी एक को करना था, ठीक है, तो दोनों कर लीजिएगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कह रहा है इसमें से किसी एक सेंटेंस को मतलब कि चुन करके पूरा सही कीजिए। यू आर सीनियर देन मी, यहाँ पे देन है ना, यहाँ पे देन गलती है, इसको टू में चेंज कर लीजिए, यू आर सीनियर टू मी, आप मुझसे बड़े हैं। कैटल्स आर ग्राजिंग, तो यहाँ पे कैटल्स जो है ये तो खुद ही एक भेड़ों का समूह है, कुछ किसी भी चीज का समूह है, तो एस नहीं रहेगा, बस प्लूरल यहाँ पे वर्ब दिया है तो यहाँ पे एस नहीं रहेगा, तो कैटल आर ग्राजिंग हो जाएगा, बस इसमें से एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर, वही चीजें लिखे हैं। देखिए यू आर सीनियर टू मी, इतना हो गया। लेकिन मैं अब यहाँ पे 5 का नंबर, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर own sentences to make the difference in their meaning clear। कह रहा है नीचे दिए गए ये जो वर्ड है, इस वर्ड को अपने वाक्यों में प्रयोग में इसको मतलब व्यक्त कीजिए। रिफ्यूज, रिफ्यूज दिया है इसमें,
सेल सेल दिया तो किसी एक को वाक्य प्रयोग में कर देना है। इस सेल का मतलब क्या होता है, इस दोनों का यहाँ पे वाक्य प्रयोग कर देते हैं, बस एक का 2 नंबर कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 5 की सेल, SELL, सेल का मतलब होता है बेचना। इस सेल का मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम है, यहाँ पे कि कोशिकाएं होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपके मनुष्य के जो त्वचा बना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो सेल का मतलब बेचना। पहले सेल, मोहन इज सेलिंग टॉयज, मोहन खिलौने बेच रहा है, तो ये हो गया, इसका वाक्य प्रयोग कंप्लीट। इस सेल का मतलब कोशिका होता है, तो ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, मनुष्यों का जो शरीर है ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्लियर हो गया ना, इतने चीजें क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे, यहां से ट्रांसलेशन देखेंगे। ट्रांसलेशन में आ जाइए, देखिए क्या लिखा है इसमें ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। नीचे दिए गए ट्रांसलेशन यानी हिंदी में दिया है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, बस छोटा सा काम है। देखिए क्या लिखे इसमें, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हो सकता है ये भी आ सकता है, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए और स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उससे पूछा, अपनी सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाओगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, यह मेरे पेट में ही नहीं तो उनके पेट में ही सही, देने का आनंद पाने के आनंद से भी बढ़कर है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ट्रांसलेशन है, पेपर में आ सकता है, स्वामी विवेकानंद का डाल सकता है। तो देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, तो इन दोज डे, उन दिनों स्वामी विवेकानंद लिखेंगे। देखिए इसमें आपको 2 तरीके से करते हैं, एक तो सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब जो है उसको लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड जो है छाप दीजिएगा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसको पहले समझाते हैं कि इन दोज डे स्वामी विवेकानंद वाज टाइंग विद ए लेडी इन अमेरिका वेयर ही यूज्ड टू कुक हिज ओन फूड, ठीक है ना, इतना लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहां तक हो गया। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, एक दिन, वन डे ही वाज गोइंग टू हैव फूड, यानी कि एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए, यानी कि when some hungry children come and stood near him, उनके पास आकर के खड़े हो गए। अब देखिए इसमें स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। देखिए स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांट दी, ऑल हिज रोटीज, अपनी पूरी रोटियां, इसके एमांग उन बच्चों के बीच में, ठीक है ना, उन बच्चों के बीच में। इसके बाद देखिए यह देख महिला ने उनसे पूछा, देखिए सीइंग दिस, यह देखते हुए, द वुमेन आस्क्ड हिम, उस महिला ने उनसे पूछा कि अब आप क्या खाओगे, यानी कि यू गेव ऑल द रोटीज, यानी यहां से देखिए दे दिया, व्हाट विल यू ईट, अब आप क्या खाओगे, नाउ, अब यहां से देखिए क्या है, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ही रिप्लाइड विद ए स्माइल, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी इज जस्ट ए थिंग टू सेटिस्फाई हंग्री, रोटी तो केवल एक भूख मिटाने वाली वस्तु है, चीज है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। यहाँ पे देखिए इफ इट इज नॉट इन माई स्टोमच, यह मेरे पेट में नहीं, देन इट इज राइट इन देयर स्टोमच, लेकिन उनके ही पेट में सही, उन बच्चों के ही पेट में सही। और किसी दूसरे को चीज खिला करके दे करके जितना आनंद आता है वो उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है। तो इतने चीजें आपको समझ में आया ना, ट्रांसलेट कर लीजिएगा। इसके बाद जो सेक्शन डी दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं इस तरीके से कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, नीचे दिए गए प्रश्नों के किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है, 1 नंबर में से, बी नंबर से एक क्वेश्चन को देना है, 4 नंबर का है। तो इसका जो है सेक्शन डी जो है लिटरेचर, तीनों किताब से मिलकर आता है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री से। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें स्टेंजा भी आता है इसमें। तो आप लोग को इसका वीडियो में एक पर्सनल बनाऊंगा, आप लोग को अच्छे से उसमें समझाऊंगा क्वेश्चन आंसर, अब बहुत ही बेस्ट तरीके से तैयारी करा दूंगा आज ही। तो वीडियो को प्यारा सा इसको लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत ही, क्योंकि डेली वीडियो मिलेंगी आपको बहुत ही अच्छी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। लास्ट ये एग्जाम का चल रहा है, हेल्प करते रहिए किसी का, आपका भी हेल्प खुद ईश्वर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।